और पहला क्वेश्चन है ईएस का कि नौ चांद के निकलने पे कौन सा त्योहार मनाया जाता है। जो मून है उस मून के निकलने पे जो रात्रि के समय उस समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो जो मुस्लिम धर्म से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए एक त्योहार है, एक पर्व है ईद। ये ईद जो है ये मून के निकलने पे, चांद के निकलने पे ये पर्व या ये उत्सव मनाया जाता है। जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये एक पर्व है जिसको वो सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका सही आंसर है ईद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं फिर हम चलते हैं क्वेश्चन के सिलसिले पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम से क्या क्या बनाया जाता है। पेट्रोलियम जो है उससे मुख्यतः आपके ऑप्शन में 3 सही दिया हुआ था और 1 गलत दिया हुआ था जिसको पॉइंट आउट करना था। तो जो सही है वो 3 चीजें बनाई जाती है। पहला है मूंग। मूंग जो है ये पेट्रोलियम से बनाई जाती है। फिर आपका ग्रीस जो है जो गाड़ियों वगैरह में प्रयोग की जाती है, गाड़ियों में ये ग्रीस है। और तीसरी एक चीज है एलपीजी, जो शायद हम में से आप में से सभी लोग जानते हो, जिसके सहारे हमारे आपके घरों में खाना बन पाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। ये 3 चीजें हैं बेसिकली जो आपके पेट्रोलियम से बनते हैं, एक इसमें जो था वो गलत ऑप्शन था, उसको आपको पॉइंट आउट करना था। और ये 3 चीजें सही है, मोम, ग्रीस और एलपीजी आपके पेट्रोलियम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण के दिन कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। जो चंद्र ग्रहण है उस दिन या उस अवसर पे कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो ऐसे 3 फेस्टिवल हैं जो चंद्र ग्रहण के दिन मनाए जाते हैं। आपका पहला है होली है, जो होली है ये। दूसरा है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो है ये आपके पूर्णिमा के दिन या आप बोल सकते हैं चंद्र ग्रहण के दिन मनाया जाता है। और तीसरा है गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती जो है, गुरु नानक जयंती, ये भी आपके पूर्णिमा को या चंद्र ग्रहण को जो है मनाया जाता है। तो पूछा हुआ है कि चंद्र ग्रहण के दिन कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो सही आंसर है होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेजड़ी वृक्ष की विशेषताएं बताएं। जो खेजड़ी वृक्ष है जो राजस्थान में पाया जाता है या रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, उसकी मुख्य क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जो खेजड़ी जो वृक्ष है, एक तो सबसे पहले ये डेजर्ट में होता है। जो डेजर्ट एरिया है, जो आपका एक तरीके से रेगिस्तानी क्षेत्र है जहां सिर्फ बालू ही बालू आपको दिखते हैं, जैसे राजस्थान, और ये मुख्य रूप से राजस्थान में ही पाया जाता है। वहां तो सबसे पहले ये जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरी एक इसकी जो विशेषता है, इसको पानी की कम आवश्यकता होती है, बिल्कुल कम पानी की, या आप इसको लिस्ट वाटर बोल सकते हैं। बिल्कुल कम पानी की, बहुत ही कम पानी में ये ग्रो कर जाता है क्योंकि रेगिस्तान में जो है वो बारिश कम होती है और वैसे ही पेड़ वहां ज्यादा उगते हैं जिन पेड़ों को पानी की आवश्यकता कम होती है। तो एक तो ये जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा जो है ये आपका सबसे मिनिमम पानी या कम पानी में भी ये पौधा उग जाता है। और तीसरी एक चीज है कि इसका जो छाल है, इसके तने का जो छाल है, उससे आपकी तरह तरह की जो मेडिसिन है, जो दवाएं हैं, जो दवाइयां हैं, वो इससे बनाए जाते हैं। तो 3 मुख्य विशेषताएं हैं। ये रेगिस्तानी एरिया में या रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। दूसरी एक बात है, इसके लिए, इसको उगने के लिए या इसको ग्रो करने के लिए बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। और तीसरी एक चीज है कि इनके जो तने हैं उसके छाल से मेडिसिन दवाएं वगैरह बनाई जाती है। तो ये कुछ मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषधर या जहरीले सांप के प्रकार कितने हैं। हमारे भारत में जो जहरीले सांप है वो कितने प्रकार के हैं। तो भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप हैं। अगर पॉइजनस टाइप पूछ दे आपको, टाइप्स ऑफ स्नेक्स, जो आपके जहरीले सांप है उसके मुख्य 4 प्रकार हैं। 4 मुख्य प्रकार के जहरीले सांप है। पहला है आपका नाग, दूसरा है आपका करैत, तीसरा है आपका दुबोइया, और चौथा है अफाई।
4 प्रकार के भारत में जहरीले सांप है, नाग, करैंत, दुबैया और अफाई। ये जहरीले सांप है। सांप तो बहुत तमाम है, बहुत सारे हैं सांप के प्रकार या प्रजाति, लेकिन जो जहरीले सांप है, बहुत ही विष वाले जो सांप है वो 4 है, नाग, करैंत, दुबैया, अफाई। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सांप के 2 खोखले गोले होते हैं जिनसे वह किसी व्यक्ति को जब काटता है तो पूरे शरीर में विष फैल जाती है। और सांप के विष का या सांप के काटने पे जो इलाज होता है, जो सीरम दिया जाता है, वह सांप के ही जहर से बनाई जाती है। और सांप को पालने वाला या सांप का खेल दिखाने वाला, नचाने वाला जो लोग है उसको कालबेलिया के नाम से हम जानते हैं। अगर इतना सारा अगर क्वेश्चन में से कोई एक अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो सांप से आपका एग्जाम में से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा पक्षी है जो मरे हुए जानवर खाता है, जगह को साफ करता है और ऊंची उड़ान भरता है? तो गिद्ध जो है आपका, गिद्ध हमको लगता है कि मे बी इसको ईगल या ऐसा कुछ बोलते हैं इंग्लिश में। जो गिद्ध है ये मरे हुए जानवरों को खाता है और वहां के आसपास के स्थानों को, प्लेस को थोड़ा क्लीन रखता है, साफ रखता है और बहुत लंबी ऊंची उड़ान ये उड़ सकता है। ये गिद्ध एक प्रकार की पक्षी है। आपका सही आंसर है गिद्ध। आपसे सही आंसर पूछा है तो गिद्ध जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया को रोकने के लिए केरोसिन ऑयल या तेल क्यों छिड़का जाता है? यानी पानी में जो मलेरिया मच्छर है उससे बचाव के लिए उस पानी में केरोसिन तेल, जो मिट्टी का तेल है, उसको क्यों छिड़का जाता है? तो उसके लिए सबसे बड़ा जो मेजर रीजन है वो है कि उसमें वो ऑक्सीजन की जो मात्रा है, उस पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको खत्म कर देता है, जिसके सहारे मलेरिया का जो प्रजनन है, ये एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है, वह कम हो जाता है और धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। तो उस प्रजनन को रोकने के लिए या खत्म करने के लिए उस पानी में हम केरोसिन तेल या मिट्टी का तेल छिड़कते हैं या डालते हैं। तो सही आंसर है ऑक्सीजन खत्म कर देती है तथा प्रजनन क्षमता को रोक देती है या खत्म कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में वर्षा जल संग्रह, जो रेन वाटर कंजर्वेशन है, उसकी क्या प्रथा है? तो राजस्थान में जो है वो बारिश कम होती है और जितनी भी बारिश होती है उस बारिश के पानी को या वर्षा के जो रेन वाटर है उसके कंजर्वेशन के लिए एक प्रथा या एक चीज उपयोग किया जाता है जिसको बावड़ी बोलते हैं। ये बावड़ी जो है एक प्रकार का कुआं कह सकते हैं या तालाब कह सकते हैं, जो बड़े अच्छे तरीके से बनाया जाता है, जहाँ जो रेन वाटर है, जो वर्षा का जल है, उसको कंजर्वेशन, संरक्षण किया जाता है ताकि आगे आने वाले दिनों के लिए जो पानी की आवश्यकता है वो एक बार की जो बारिश हुई है उस पानी को कई समय तक बचा के रखा जा सके ताकि पानी की आपूर्ति की जा सके। क्योंकि राजस्थान में जो है वो बारिश बहुत ही कम होती है, लिस्ट रेन होती है वहाँ पे। तो बावड़ी इसको बोलते हैं, एक प्रकार की प्रथा है या एक प्रकार का एक स्ट्रक्चर है जिसमें रेन वाटर को कंजर्व किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके ईवीएस का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया के लिए किसे पुरस्कार मिला था? यानी मलेरिया जो मच्छर है इसका, कि मलेरिया मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से में भी मलेरिया एक रोग है, डिजीज है जो होता है, इसकी खोज किसने की थी और जिसके लिए उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1902 में एक व्यक्ति थे रोनाल्ड रास। रोनाल्ड रास ने अब 1902 ईस्वी में मलेरिया की खोज की थी। ये बताया था कि मलेरिया जो है वो मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से होता है। अगर इस तरीके की कुछ सावधानियां भी बताई थी, अगर बरती जाए तो आप मलेरिया से या उसके मच्छर से आप अपने आप को बचा सकते हैं, सेव रख सकते हैं। इसके लिए 1902 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया था। और ये मरते वक्त इनका एक स्टेटमेंट है, कोट है, इन्होंने मरते वक्त कहा था कि कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा, कुछ बेहतर करने की, कुछ खोजने की, दुनिया को कुछ देने की, कुछ नया देने की इतनी इच्छा थी, इतनी चाह थी कि दुनिया से जाते वक्त भी ये कुछ ना कुछ इन्वेंशन करने की, कुछ खोजने की, कुछ नया इजाद करने की बात करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है 1902 में रोनाल्ड रास एक व्यक्ति है जिनको मलेरिया पे काम करने के लिए या मलेरिया किस कारण से होती है इस चीज की ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
ये एक बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपका मधुमक्खी पालन से एक क्वेश्चन था, जो हनी बी है, मधुमक्खी पालन। आपने अनीता की मधुमक्खियां एनसीईआरटी 4 या 5 में, आप क्लास 4th या 5th की जब एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे ईवीएस की, तो उसमें एक चैप्टर है अनीता की मधुमक्खियां। एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार की मुजफ्फरपुर, वहां की रहने वाली एक अनीता कुशवाहा नाम की लड़की है, जो मधुमक्खी पालन करती है और अपने परिवार को चलाती है। और धीरे धीरे अब पूरा गांव जो है, अब उसके सहारे या एक तरीके से पूरे गांव को वो उस चीज के बारे में बताती है। और अब बोचहा उस विलेज का नाम है जहाँ से वो बिलोंग करती है। तो उस बोचहा विलेज में अनीता कुशवाहा है। तो मधुमक्खी को जो पालने का जो उपयुक्त या एप्रोप्रिएट समय है, वो है आपका अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर जो है ये महीना है जो उपयुक्त एप्रोप्रिएट टाइम होता है मधुमक्खी पालन का या उसको कंजर्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन निपुण से आया हुआ है, निपुण भारत। तो निपुण भारत 5 जुलाई 2021 में निपुण भारत की स्थापना, इस निपुण भारत की जो स्थापना है वो आपकी 5 जुलाई 2021 को हुई थी। और डॉक्टर रमेश पोखरियाल को श्रेय जाता है इसके स्थापना का, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव था, मुख्य उद्देश्य था, क्लास 3 to 6 के बच्चों को एक स्किल्स या एक पार्टिकुलर स्किल्स के साथ उसकी पढ़ाई को या उसके ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जाए, ताकि वो एक पार्टिकुलर स्किल्स के बेसिस पे या मदद से अपने ओवरऑल लाइफ को बेहतर बना सके, एक बेहतर डायरेक्शन दे सके। तो 5 जुलाई 2021 को स्थापना हुई थी। डॉक्टर रमेश पोखरियाल जो थे, एक एमिनेंट रोल था उनका इस निपुण भारत की स्थापना में, या ये जो एक संस्था है, ये जो एक कार्यक्रम है, इसको एक तरीके से बढ़ावा देने। अब हम चलते हैं सीडीपी की तरफ और सीडीपी की बात कर लेते हैं। जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, वहां से कहां से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला एक टॉपिक है एनसीएफ 2005, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, वहां से क्वेश्चन है। तो एनसीएफ 2005 जो है ये वन ऑफ द 4th एनसीएफ है। इससे पहले आपका 1975, देन 88, 2000 और देन फिर ये चौथा, ये 4th एनसीएफ है भारत का, जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये शिक्षा को जो है वो रियल लाइफ कनेक्शन की बात करता है, रोट लर्निंग से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एजुकेशन की बात करता है, बच्चे को सेंटर में रखने की बात करता है, और बच्चे को हैंड्स ऑन एक्टिविटी करने का, एक्सप्लोर करने का, अपने जिज्ञासाओं को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को बेहतर करने का मौका देती है। ओवरऑल एनसीएफ जो है एक तरीके की एक करिकुलम तैयार करती है, जो मुख्य रूप से पूरे इंटायर इंडिया के करिकुलम के लिए या पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए इंप्लीमेंट होता है। आपका नेक्स्ट एक टॉपिक था एनईपी से, जो हमारा एनईपी है, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, वहां से क्वेश्चन है। तो एनईपी 2020 से जो मुख्य चीजें हैं उसको समझ लेंगे। जो एनईपी 2020 जो है ये हमारा बेस्ड है, एक मॉडल है, ये एक मॉडल पे बेस्ड है, जिसको 5+3+3+4 मॉडल बोलते हैं। इस मॉडल पे ये बेस्ड है, यानी अब जो है 3 वर्ष की उम्र से एक बच्चे की शिक्षा व्यवस्था को शुरू कर दी जाएगी। चाहे प्ले स्कूल से एक बच्चे की जो एजुकेशन जर्नी है वहां से शुरू होगी, और ये हायर एजुकेशन तक की बात करता है, जिसमें आपका फंडामेंटल स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है, ये सब स्टेज है। 5+3+3+4 मॉडल पे बात है। एक सबसे बड़ी चीज है, ये एक असेसमेंट की बात करता है, जिसको 360 डिग्री असेसमेंट बोलते हैं। यानी व्यक्ति के हर एक, बच्चे के हर एक पक्ष को आप आकलन का पार्ट बनाए। सिर्फ पेपर पेंसिल को ही प्रायोरिटी नहीं दे, बल्कि उसके साथ साथ जीवन के सभी पक्षों को महत्वपूर्ण बताए या महत्व देके बच्चे के हर एक पक्ष को ऑब्जर्व करे, और बच्चे जिस पार्टिकुलर फील्ड में बेहतर करना चाहते हैं, जिस पार्टिकुलर फील्ड में वो बेहतर करना चाहता है, उस पार्टिकुलर फील्ड में उसको ट्रेनिंग दी जाए, उसको वहाँ सहायता की जाए, शिक्षक द्वारा वहाँ अप्रिशिएट किया जाए, वहाँ रिइंफोर्स किया जाए, और उस पार्टिकुलर क्षेत्र में उसको डेवलप होने का मौका दिया जाए। तो 360 डिग्री असेसमेंट की भी बात करता है आपकी एनईपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है पियाजे से। जो जीन पियाजे हैं एक स्विट्जरलैंड के कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसके 4 स्टेज इन्होंने बताई है, जिसको SPCF बोल देते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। या स्कीमा की बात करते हैं, जो एक प्रकार का आपका रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, या एक प्रकार की वो आप कह सकते हैं पिक्चर इमेजिंग है, जिसकी वजह से आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, किसी चीज को पहचान पाते हैं, किसी व्यक्ति को, वस्तु को, संस्था को, जगह को, जिसके माध्यम से आप पहचान पाते हैं, वो आपका स्कीमा है। एकोमोडेशन और एसिमुलेशन की बात करते हैं, जब आप किसी स्कीमा में जब न्यू चीज को ऐड कर लेते हैं तो आप एसिमुलेशन है, वो आपका एसिमुलेशन है, जब आप न्यू चीज को अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड कर लेते हैं। और जब आप मॉडिफाई करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, बदलते हैं, चेंज करते हैं, तब वो आपका एकोमोडेशन है। इसकी बात पियाजे करते हैं, उसकी थ्योरी से क्वेश्चन भी आपको एक बार देख लेना है पियाजे की थ्योरी को। एक क्वेश्चन था कि वास्तुकार में कौन सी बुद्धि पाई जाती है। जो वास्तुकार है, जो आर्किटेक्ट है, उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है आर्किटेक्ट में। आर्किटेक्ट जो है, जो घर वगैरह के लिए जो एक प्रकार का नक्शा बनाता है, घर को जगह को दे के एक पूरा मैप बिल्ड कर लेता है अपने दिमाग में, अपने मन में। आर्किटेक्ट जो है वो किस प्रकार की बुद्धि रखता है कि इसको स्पेशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये स्पेशियल इंटेलिजेंस है, स्थानिक बुद्धि जिसको बोल देते हैं, जिसको दिया हुआ था हवर्ड गार्डनर ने, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने एक बुक लिखा हुआ था अपने 1983 में, फ्रेम्स ऑफ माइंड। इस फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक के माध्यम से इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात बताई है, जिसका एक टाइप ये भी है आपका स्पेशियल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब होता है स्थानिक बुद्धि। वैसा व्यक्ति जिसको स्थान को लेके, जगह को लेके, एक चीज को, खाली जगह को भी देख के वो पूरा माइंड मैप जो है वो क्रिएट कर लेता है, जिसको स्थान को, प्लेस का बेहतर समझ हो, बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, वैसे लोगों में स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाती है, जिसमें आपके आर्किटेक्ट हो सकते हैं। और जो स्कल्पचर है, जो मूर्तिकार है, वो भी आपके इसी के स्पेशल इंटेलिजेंस का ये सब एग्जांपल है। तो सही आंसर है आपका स्पेशल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कोलबर्ग से आया हुआ है। जो लॉरेंस कोलबर्ग है, उनसे एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया हुआ है। 4 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बच्चों को इन्होंने शामिल किया है और हाइज नामक एक व्यक्ति की डिलेमा उसके सामने रखी है, और उस डिलेमा के बेसिस पे, उस हाइपोथेसिस के बेसिस पे हर एक बच्चों का उन्होंने जो है एक प्रकार से डिसीजन को ड्रॉ किया है, और उसके बेसिस पे अपने सिद्धांत में 3 लेवल और 6 स्टेज दिए हैं, जो प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, तथा हर एक लेवल में 2-2 स्टेज दिया है इन्होंने। इनके थ्योरी को क्रिटिसाइज किया हुआ है जेंडर बायस बता करके, या एक तरीके से हाइपोथेसिस बता करके। एक महिला है कैरोल गिलिगन। कैरोल गिलिगन एक महिला है जिन्होंने कोलबर्ग के थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है इसके सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइगोस्की से आया हुआ है। वाइगोस्की ने सोशियो कल्चरल थ्योरी दिया हुआ था, जिसमें ये 3 चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए या ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं, समाज, संस्कृति और भाषा। लैंग्वेज को ये टूल मानते हैं, क्योंकि लैंग्वेज ही है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से वार्तालाप कर पाते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को, अपने ज्ञान को व्यक्त कर पाते हैं, तथा दूसरों की इच्छाओं को, भावनाओं को, ज्ञान को हम समझ पाते हैं, एसिमुलेट कर पाते हैं। और 3 प्रकार के स्पीच की बात करते हैं वाइगोस्की, जो एक है सोशल स्पीच, दूसरा है आपका प्राइवेट स्पीच और तीसरा है साइलेंट इनर स्पीच। ये सोशल इंटरेक्शन को बहुत ही महत्व देते हैं। जो सामाजिक अंतःक्रिया है, एक दूसरे से मिलना जुलना, बातचीत करना, सामाजिक अंतःक्रिया को एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक प्रकार से एमिनेंट रोल प्ले करता है, ये मानते हैं वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन था पावलोव से। पावलोव ने, आई थिंक हमारे हिसाब से क्वेश्चन आया नहीं होगा, लेकिन एक बच्चे ने शेयर किया है। तो पावलोव से क्वेश्चन है। तो पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिया हुआ, जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, एक कुत्ते पे प्रयोग करता है, और कैसे जो है अनकंडीशनल जो स्टिमुलस है उससे एक प्रकार का नेचुरल स्टिमुलस कैसे जनरेट किया जाता है, ये थ्योरी में इन्होंने बताया है। पावलोव ने जो एक डॉग पे, कुत्ते पे इन्होंने प्रयोग किया है, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बोल देते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को दिया हुआ है, यानी इसी थ्योरी के माध्यम से जो सामाजिक सांस्कृतिक कल्चरल सिद्धांत है आपके वाइगोस्की की, लेकिन स्कैफोल्डिंग जो है ये एक टर्म है। अगर इसको क्वाइन करने की बात आए तो जेरोम ब्रूनर एक व्यक्ति है, इन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया हुआ था, लेकिन इस टर्म को यूज जो किया है वो वाइगोस्की ने किया है। अपने सोशियो कल्चरल थ्योरी में वाइगोस्की ने स्कैफोल्डिंग, जिसको पाठ मचान या ढांचा बोल देते हैं, जब एक बच्चे को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कुछ सहयोग देके कुछ चीजें सिखाई जाती है तो वो जो सहयोग है उसको स्कैफोल्डिंग या मचान, पाठ या ढांचा के नाम से वाइगोस्की ने संबोधित किया है। हावर्ड गार्डनर से हम लोग क्वेश्चन आया और जिसमें हम लोगों ने बात कर लिया है कि वास्तुकार में कौन सी बुद्धि होती है। तो वास्तुकार जो है आपका एक प्रकार से आर्किटेक्ट जो है उसमें स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थानीय बुद्धि होती है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, जो वृद्धि और विकास है उससे आपका क्वेश्चन आया हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी व्यक्ति के जीवन में जो शारीरिक पक्ष में जो भी परिवर्तन है वो ग्रोथ है, और शारीरिक के साथ साथ फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल में जब परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, जब उसमें बेहतर होता है इंसान, तब तो वो डेवलपमेंट का हिस्सा है। यानी डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसके अंदर ग्रोथ एक छोटा सा पार्ट है जो स्पेसिफिकली आपका फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास से संबंधित है। ओवरऑल यही कहानी थी 29 दिसंबर की, जो खास तौर पे हम लोगों ने जो सेक्शन की बात की ईवीएस और सीटीपी की। ये सेशन आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस एमिनेंट सेशन को मिस ना करें। मिलते हैं कल एक नए सेशन में एक नए ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहें, और जिन बच्चों का आगामी सीटेट एग्जाम है वो एनालिसिस पेपर जरूर देखें। गुड बाय एंड टेक केयर।